सर, ये जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, ग्रेट रीसेट, ये सब चीजें जो चली और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम संसद और लाल किले से भी कहा कि हम एजेंडा 2030 पे काम कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। संघ का ये बयान, एक देश एक, ये जो भी उन्होंने बयान दिया, उसी की अगली कड़ी, उसी की अगली कड़ी है। हाँ, इस पे थोड़ा स्पेशल छौंक, स्पेशल तड़का ये है कि हिंदू नहीं है तो दुनिया नहीं है। तो ये अपने लोगों को उत्साहित करने का खेल है और कुछ नहीं। आप आशा कैसे कर रहे हैं कि कोई बुद्धिमत्ता पूर्ण बात आपके सामने निकल के आएगी? आप आशा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। आप वाम सोचिए सर, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सर ये। वो वामपंथ पे अटैक, और निश्चित तौर पे हर उस ब्रेन को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता शासकों के द्वारा, जो ब्रेन सोच सकता हो, जिस ब्रेन के पास बुद्धि हो, वो शासकों की नजर में अच्छा इंसान नहीं होता है। ये बड़ी पुरानी साइकोलॉजी है। हर जगह, किसी ऑफिस में देखिए, किसी पार्टी संगठन में देखिए, किसी छोटे से संगठन में भी देखिए, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है वो कॉर्नर्ड है। बस जय जय करने वाले मेरे पीछे आओ, बाएं इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, जो बाकी बचे हैं मेरे पीछे आ जाओ टाइप की बात है। जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिमान है, जो सोच सकता है, जो ब्रेन सोच सकता है, वो ब्रेन शासक की पसंद का ब्रेन नहीं होता। शासक कोई भी हो, एक साधारण पंचायत का प्रधान ही क्यों ना हो, उसको वही ब्रेन पसंद है जो आके कहता है, प्रधान जी प्रणाम, प्रधान जी चरण स्पर्श, प्रधान जी जय जय। बाकी कोई ब्रेन अगर आके उससे पूछता है, प्रधान जी 3 साल हो गए, आपने 15 वादे किए थे, जिसमें से एक पूरा किया, मुश्किल से वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, बाकी के 14 वादे आपने अभी तक पूरे नहीं किए, लोग प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, अगले ही पल प्रधान जी के लठैत आकर उस व्यक्ति को कॉर्नर कर देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बोला कैसे, प्रधान जी को पहले समझो, प्रधान जी क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, पहले उसको समझो। यानी हर व्यक्ति का पहला काम यह है कि अपने से ताकतवर व्यक्ति क्या सोचता है, क्या कर रहा है, उसको समझे बैठ के, अपना काम धंधा छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। जैसे किसी भी, कल एक जगह मैंने कमेंट मार दिया गलती से, मैं कमेंट नहीं करता फेसबुक पे, किसी नेत्री के बारे में कि वो शुरू से ही ऐसी हैं और वो सिर्फ अपनी कुर्सी ही रखती थी और बाकी सबको नीचे बैठाती थी। तो आ गया नीचे एक, आपने कितनी मीटिंग अटेंड की है उनके साथ? मतलब क्या प्रश्न है ये? बड़े नेताओं की जिंदगी खुली किताब होती है, सारे लोगों को मालूम होता है वो क्या करते हैं, कैसे चलते हैं। नहीं तो कोई आके कमेंट करे कि आप कभी उसके साथ, उनके साथ कितनी मीटिंग में बैठे हैं। क्या बकवास है। तो वो ब्रेन पसंद नहीं लोगों को, जो ब्रेन प्रश्न कर सकता है, जो ब्रेन सवाल पूछ सकता है, जो ब्रेन विरोध कर सकता है, जो ब्रेन गलत हो रही चीजों को समझता है, वो ब्रेन, बात वामपंथ की नहीं है, बात दक्षिण पंथ की नहीं है, ना बात ऊपर के या नीचे के पंथ की है। ये एक सिंगल डिजिट एजेंडा है, सिंगल डिजिट नियम है कि जो, अरे प्रधान क्या होता है, प्रधान की कितनी औकात होती है? एक छोटे से ग्राम में 1000 लोगों के ऊपर होता होगा, 2000 लोगों के ऊपर होता होगा। उसका भी नेचर यही होता है। अपराध राजनीति में तो पनपा ही इसी तरह, अपने विरोध को दबाने के लिए लठैत पाले गए, समझदार राजनीतिकों ने लठैत पाले, फिर लठैतों ने देखा कि हम क्यों इनकी चमचागिरी करें, हम खुद ही प्रधान बनेंगे, तो लठैत प्रधान 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 बन गए।
इसी तरह तो धीरे-धीरे अपराधीकरण हुआ राजनीति का। अगर प्रधान काम करता, प्रधान अगर सचमुच सेवा करता, तो उसको लठैत रखने की जरूरत तो नहीं पड़ती। तो राजनीति के अपराधीकरण का बीज यहीं छुपा हुआ है। और संघ की जो दशा चल रही है 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद, शुक्र की जो महादशा चल रही है, ज्योतिषी दृष्टिकोण से 2033-34 के बाद संघ कमजोर होने लगेगा। संघ की जो पोजीशन है, संघ की जो शक्ति है, वो क्षय होने लगेगी। इसके पीछे भी मैं कुछ और सोचता हूं। देखिए, कोई भी बात यूं ही नहीं होती। हो सकता है जिस एजेंडा 2030 की बात, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला, लाल किले से बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा है। हो सकता है वो एजेंडा पूरा हो जाए, तो फिर उन लोगों की फिर क्या जरूरत है जो एजेंडा पूरा करने में आपकी सहायता कर रहे थे। वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी की वजह से कमजोर होने लगे, फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो ये जो पाखंड है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम का, यस, यस, और यस, वहां पे यस। आप अपने मोहल्ले में किसी मुसलमान को दुकान नहीं दे सकते, मकान नहीं दे सकते, ईसाइयों को मकान दुकान नहीं दे सकते, इतना भेदभाव, इतनी असमानता, और फिर कहते हैं कि हम सब बराबर है, हिंदू है तो दुनिया है। ये ये जो अहंकार है ना, ये रावण से, दुर्योधन से बड़ा अहंकार है सर ये। इनको लगता है कि हम तो यहाँ हमेशा के लिए हैं, हमें तो कोई उखाड़ के ही नहीं फेंक सकता है, ऐसे ऐसा इनका हो गया, हम तो यहाँ 1000 साल रूल करने के लिए आए हैं। ये इस एक किस्म से की उनकी मानसिक स्थिति है। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा। शरद पवार जी का इंटरव्यू कोई ले रहा था, कौन ले रहे थे मुझे मालूम नहीं। छोटा सा इंटरव्यू क्लिपिंग में आया था कि लेखनी में आया था, वो फोटो दी गई थी, वीडियो दिया गया था। तो जो राजनीतिज्ञ होते हैं, प्रश्न बड़ा गजब का प्रश्न था पत्रकार द्वारा, कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं इतने वर्षों तक कैसे जीते हैं, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, 95 साल तक हिलते रहते हैं, लेकिन जिंदा रहते हैं। तो इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? शरद पवार जी ने बिल्कुल अकपट उत्तर दिया, बदला। बदले की चाह जिंदा रखती है राजनीतिज्ञों को। उसने मुझे हराया था, मैंने उसको हराना ही है। यानी एक उद्देश्य के तहत आयु बढ़ जाती है लोगों की। मतलब बदला एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी जीना चाहता है और लंबा जीना चाहता है। आंतरिक इच्छा। अब बहुत ही सुंदर उत्तर लगा मुझे, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, कि बदले जैसा पकवान कुछ नहीं है, बदले जैसा लजीज पकवान कुछ नहीं है, बदले जैसी चीज कोई नहीं है पृथ्वी पे। हर आदमी किसी जी। ना किसी से बदला, हर आदमी किसी ना किसी के प्रति प्रति हिंसा, उससे जलन रख के घूमता है, और उस शक्ति के तहत वो जिंदा रहता है। उद्देश्यहीन हो जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति है। जी।